नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं हम? पॉलिटी। और पॉलिटी में हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों? हमने भाग 5 का जो है न्यायपालिका पढ़ रहे हैं और वैसे अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। भाग 5 जो है जिसमें किसका जिक्र है मेरे बच्चों? किसका जिक्र है? संघ सरकार का। एग्जाम में आता है, बोलना नहीं है तुम्हें ऐसे। ये एग्जाम में आता है तुम्हें एक साइड भाग दे देगा, एक साइड इनके नाम दे देगा, मिलान करने आते हैं। तो किसका जिक्र है इसमें? संघ सरकार का, सेंट्रल सरकार का जिक्र है, जिसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जिनमें कार्यपालिका हमने पढ़ ली जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये हमने पढ़ लिए हैं। आज जो केग रहता है वो आज हम कंप्लीट कर देंगे, जो सी है जिसको केग बोलते हैं मेरे बच्चे। ठीक है। भाग 5 का हम कौन सा जो है अध्याय पढ़ रहे हैं? अध्याय की बात करें मेरे बच्चों, याद रखना है ये अध्याय हम कौन सा पढ़ रहे हैं? चौथा पढ़ रहे हैं, जिसमें किसका जिक्र है? सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र है। जिसमें किसका जिक्र है? सुप्रीम कोर्ट का है। 5 मिनट हम जितना पीछे वाला हुआ है हम रिवीजन कर लेते हैं, साथ साथ तुम बताते जाना। चल विकास से शुरू करते हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? जो 1773 का क्या था मेरे बच्चों? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एक्ट पूछे तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और स्थापना पूछे तो 1774 में की गई थी। क्लियर है मेरे बच्चों? और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। और जो कोलकाता किसकी राजधानी थी? वेस्ट बंगाल की राजधानी थी मेरे बच्चों। और जो है वेस्ट बंगाल की थी। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे रहे? हुगली नदी के किनारे। मैंने तुम्हें बताया ये हमेशा तुम्हें याद रखना है, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 ही प्रेसिडेंसी थी, 3 ही ये हाई कोर्ट बनेंगे और यहीं सबसे पहले जो काम हुए थे वो यही हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है कोलकाता में स्थापित किया गया, जो हुगली नदी के किनारे शहर है बसा हुआ है। और वैसे अगर बात करें मेरे बच्चों, कोलकाता में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? कल ये शायद मेरे दिमाग में नहीं आया। वो लखनऊ है मेरे बच्चों। अरे मैंने बैंक की बात करती हूँ ना, तो वो लखनऊ में एसएसबी बैंक का हेडक्वार्टर है, वो लखनऊ में है। अगर बात करें भी जो कोलकाता में किसका है? हाँ जी, हाँ जी, जो स्टैटिकल जो है मेरे बच्चों हेडक्वार्टर पूछे, सांख्यिकी जो हेडक्वार्टर है। जैसे हमने पंचवर्षीय योजना की थी, पीसी महालनोबिस का जिक्र किया था, तब मैंने बताया था भी उनका संबंध कहां से था? कोलकाता से था। और उन्हीं की देन है, वो सांख्यिकी जो है महान थे, अर्थशास्त्री थे पीसी महालनोबिस। वो स्टैटिकल में मतलब मेरे बच्चों अर्थशास्त्र भी होता है ना, अलग अलग पार्ट होते हैं, माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, जीडी होती है, इसमें वित्त आयोग होता है, ये अलग अलग बुक होती है, पब्लिक होती है। तो उनमें अलग अलग बुक संख्या के स्टैटिकल में बहुत महत्व रखते थे पीसी महालनोबिस, जिन्होंने सेकंड पंचवर्षीय योजना का ढांचा तैयार किया था। और जो योजना आयोग के पहले क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। उसके बाद जो है हमने किया था मेरे बच्चों, ऐसे याद रखना है, तुम्हें भूलना नहीं है भाई। मेरे तो चलो कल नहीं याद आया, तुमने किसी ने जिक्र नहीं किया। मैंने कहा जो भी तुम चीज पढ़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में कहीं मेरे से नहीं पढ़ा, कहीं और से पढ़ा हो, किसी और ने बताया हो या सुना हो तुमने, तो तुम बोला करो मैं मैडम ये चीज हुई थी। तो एक तो तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो है मेरे बच्चों उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में होगी थी। और कहाँ? कोलकाता में। फिर इसे दिल्ली शिफ्ट किया गया। कौन सा अधिनियम? 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत कहाँ शिफ्ट किया गया? दिल्ली। और दिल्ली में जो है जो सुप्रीम कोर्ट बना है, वो सुप्रीम कोर्ट बना था वो 28 जनवरी 1950 को बना था मेरे बच्चे। इससे पहले अगर तुम्हारे आए 35 में तो शिफ्ट ही कर दिया था मैडम। तो ये कहाँ रखा गया था? तो राष्ट्रपति भवन में ठहराया गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट का। तो उसके बाद है मेरे बच्चे भी जो है ये दिल्ली शिफ्ट किया गया 1937 में, अधिनियम 1935 का। और जो है फिर इसे राष्ट्रपति भवन से
जो है भी सुप्रीम कोर्ट जो बन गया 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की नींव रख दी थी और वो बन के 1959 में तैयार हो गया था और वहां उसको स्थापित किया गया था 1959 में उसको। क्लियर मेरे बच्चों। उसके बाद जो है जजों की संख्या पूछता है। जब इसकी स्थापना की गई थी उस टाइम जजों की संख्या थी मेरे बच्चों 3+1 थी, जो 3 अन्य जज और एक जो है मुख्य जज होता है। जो मुख्य जज था वो एलिजा इम्पे था और 3 अन्य थे, उसमें हाइड, चैम्बर और लिमनेस्टर थे। क्लियर है। उसके बाद जो है मेरे बच्चों जब इनकी स्थापना दिल्ली शिफ्ट किया गया इसको, तब उसमें जजों की संख्या 7 थी, जो 7+1 थी 8 थी मेरे बच्चों। तो उसमें मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था? हीरालाल जे कानिया मेरे बच्चों, जे कानिया था। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा भी इसकी स्थापना, तो याद रखना मेरे बच्चों पूछता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई दिल्ली में। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और आता भी है। दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को हुई थी, परंतु 37 में दिल्ली ले आए थे सुप्रीम कोर्ट को, जो राष्ट्रपति भवन में ठहराया गया था। क्लियर है। और पहले इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? हीरालाल जे कानिया। क्लियर मेरे बच्चों। उसके बाद अगर वर्तमान में पूछे तो कौन से नंबर के चलने? 52वें नंबर के। तो ये याद रखना। 53वां हाँ बी आ रहा है गवई, और 53वें अब चुनेंगे, जो चुने गए हैं सूर्यकांत जो है ये हमारे हिसार के पेटवाड़ गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है। वो 53वें बनेंगे नवंबर में। ठीक है। तो क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान रखना, तुम ये सोचो भाई मैडम ने 53वां करवा दिया था, तो क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट दे रहा है, वहां ये भी दे सकता है वर्तमान में, हो सकता है वो पुराना क्वेश्चन उठा ले। तो उस टाइम बी आर गवई था। मैंने तुम्हें 50वां भी 51वां भी बताया जो संजीव खन्ना था, 50वां भी बताया जो डी.वाई. चंद्रचूड़ था। उसके बाद जो सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले भी थे कौन थे? वाई.बी. चंद्रचूड़ थे, जो किसके? डी.वाई. के पापा थे भी। क्लियर है, पिताजी थे। ठीक है। और जो उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों, उसके बाद और क्या क्या किया था उसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करें भी कौन से आर्टिकल में है? 124 में। आर्टिकल की बात करें तो कौन सा मेरे बच्चों? 124। क्लियर। अब हम आर्टिकल में आ गए थे, तो आर्टिकल जो है लिखो रे। अब इसके हम आज आर्टिकल लिखेंगे, ये कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। लिखो, आर्टिकल है 124। क्या होगी थी? चलो अच्छी बात। मैं एक बार ये जो है हम सारे पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लिख, इसमें हमने जो किसका जिक्र है? सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता का जिक्र है। किसके जिक्र है? योग्यताओं का जिक्र है। योग्यताएं क्या क्या होती है मेरे बच्चों? भारत का नागरिक हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, और वो 65 वर्ष से उसकी उम्र कम हो। और जो है मुख्य न्यायाधीश, सुनना मेरे बच्चों, जो मुख्य न्यायाधीश जो बनता है ना, हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि वरिष्ठतम जो है न्यायाधीश बनता है, परंतु एक परंपरा से चल गई है, बनेगा तो वरिष्ठतम न्यायाधीश ही बनेगा। ये परंपरा जो है मेरे बच्चों पीछे से आए चलिए, तो एक बार इसमें बीच में गड़बड़ हो गई थी भी, हमारे संविधान में नहीं लिखा भी मुख्य न्यायाधीश जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश ही बनेगा। एक बार जो है बीच में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी ने वरिष्ठतम नागरिक को, न्यायाधीश को जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री की हमारे यहाँ ज्यादा बात है मानी जाती है, तो अन्य जो बनाया गया, तो ये बहस छिड़ गया था कि वरिष्ठतम न्यायाधीश ये कहता है भी मैं मेरे से छोटे वाले के नीचे काम करूंगा। तो ये फिर जब से ये लेके एक परंपरा सी बन गई है भी, जो मुख्य न्यायाधीश आता है वो कौन आता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश आता है। क्लियर मेरे बच्चों। उसके बाद जो हमने तीसरी चौथी कौन सी मान्यता, कौन सी योग्यता पढ़ी थी? वो है कम से कम 2 या 2 से अधिक सुप्रीम या हाई कोर्ट में वो 5 वर्ष तक क्या रह चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो योग्यता पढ़ी थी हमने, या वो कम से कम 10 वर्ष तक किसके रूप में काम कर चुका हो? महाधिवक्ता। जैसे सेंट्रल सरकार का महान्यायवादी होता है, वैसे ही राज्य सरकार का क्या होता है? महाधिवक्ता, जो सबसे बड़ा वकील होता है राज्य सरकार का। क्लियर है? अरे क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, आर्टिकल है 125। याद रखना मेरे बच्चों, ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन देगा। आर्टिकल है 125। आर्टिकल 125 कहता है भी सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। आर्टिकल 125 कहता है भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो पेंशन और भत्ते दिए जाएंगे वो कहां से दिए जाएंगे? संचित निधि से दिए जाएंगे। अब तुम बताओ रे, संचित निधि है उसका कौन से आर्टिकल में वर्णन? कौन से मेरे? 266 में। वेरी गुड। एग्जाम में बहुत बार आता है। संचित निधि है, ये आर्टिकल जो है मेरे बच्चों 266 है ना, और 267 में किसका जिक्र है? आकस्मिक निधि। संचित निधि जो है मेरे बच्चों, यहां से पैसे निकालने के लिए किस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है? किसकी? संसद की। संचित निधि से पैसा निकालना हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? संसद की। संसद में वो पहले लोकसभा में पारित होगा। पैसे का जिक्र आता है, मैंने हमेशा कहा तुम्हें, पैसे का जिक्र आए तो वो कहाँ जाता है? लोकसभा में ही पारित होता है। पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति करता है, तब वो पारित होकर वहां से पैसे निकाले जाते हैं। और आकस्मिक निधि की बात करें तो मेरे बच्चों 267 है, वहां अगर कोई भूकंप है, बाढ़ है, तुरंत पैसे की जरूरत पड़े तो किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है और वहां से पैसे निकाले जाते हैं। क्लियर? आगे लिखो। आर्टिकल जो है मेरे बच्चों 126, आर्टिकल है 126। आर्टिकल 126 कहता है मेरे बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में न्यायाधीश की एक मिनट मेरे बच्चों, अनुपस्थिति में जो मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार है, अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार किसका? मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार कौन संभालेगा? जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश है। कार्यभार है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, कार्यभार है सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम, लिखना है मेरे बच्चों, वरिष्ठतम न्यायाधीश संभालेगा। वरिष्ठतम है न्यायाधीश है, संभालेगा। क्लियर मेरे बच्चे? आगे लिखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो मैं आर्टिकल लिख रही हूं वो सबसे बेस्ट आर्टिकल है, पूछा गया है। आर्टिकल 127, आर्टिकल है 127। आर्टिकल 127 में लिखो तद्रव न्यायाधीशों की नियुक्तियों का जिक्र है। तद्रव न्यायाधीशों की नियुक्तियों का जिक्र किया गया। किसमें? आर्टिकल है 127 में। अब तुम्हारे मन में आएगा मैडम ये क्या बला आ गई बीच में, तो सुन, कुछ नहीं है, इजी है। परंतु मेरे बच्चे ये जो नाम है ना, इसको हम अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, वहां तुम्हें ये लैंग्वेज मिलेगी हिंदी में ना, ऐसे सेम लिखा मिलेगा, तो उस टाइम तुम याद रखना है। देखो सुप्रीम कोर्ट का, किसकी बात चल रही है? सुप्रीम कोर्ट की चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में कितने जो है न्यायाधीश होने चाहिए? 33 प्लस 1। कितने होने चाहिए? 33 प्लस 1, 34 पूरी कमेटी। ये 2019 से क्या पड़े हैं? स्थिर पड़े, अभी तक इसमें चेंज नहीं किया गया। मान लो कोई डिसीजन लेना हो, पूरी कमेटी को कोई कानून पारित करना हो, कोई डिसीजन लेना हो,
और उस टाइम कोई फैसला लेना हो, उस टाइम जो है न्यायाधीश इनमें से पद खाली पड़ा हो, उनमें पूरे के पूरे न्यायाधीश ना हो, उनमें क्या पड़े हो, पद खाली पड़े हो, तो तुरंत फैसले के लिए जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उनको ये बुला सकता है, कौन है, सुप्रीम कोर्ट। उन वकील, उन न्यायाधीशों को क्या कर सकता है, भर्ती कर सकता है एक बार फैसला लेने के लिए। तो ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बोला गया है भी, एक बार उनको क्या कर सकता है, भर्ती कर सकता है। और किनके, इनमें जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के तो खाली पड़े पद, तो किसके आएंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश आएंगे। क्लियर है, अरे समझ में आया। तो ये संदर्भ याद रखना मेरे बच्चों। न्यायाधीश नियुक्तियां क्या होती है भी, वकील जो है न्यायाधीशों का पद खाली पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, तो अन्य न्यायाधीशों को इनमें तुरंत कोई कार्रवाई करनी हो, कोई फैसला लेना हो, कोई भी समस्या हो तुरंत, तो जो है पूरे चाहिए न्यायाधीश, तो उनकी भर्ती के लिए ये लाइन है बोली गई है, तुम्हारी लैंग्वेज में मैंने बता दिया। आगे देखो मेरे बच्चों, आर्टिकल जो है 128 लिखो। आर्टिकल 128 कहता है मेरे बच्चों भी, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा है न्यायाधीश, वो हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। लिख लो, ये बोला गया है भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अन्य किसी हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। लिखो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अन्य हाई कोर्ट में वकालत है, अरे आवाज आ रही है भाई, वकालत है नहीं कर सकता। ये लाइन बोली गई है कौन से आर्टिकल में, 128 में। क्लियर, अरे क्लियर। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है 127 नंबर आर्टिकल, वो एक बार ये 2-3 बार मैंने देखा है एग्जाम में आया है भी, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है। क्लियर, अब देखो, अब लिखेंगे हम मेरे बच्चों सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। लिखो, सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। इसमें मेरे बच्चों ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार है, इसमें 3 जो है मुख्य क्षेत्राधिकार है। एक तो जो सलाहकार है, परामर्शदाता है, वो है, और एक जो है मेरे बच्चों मूल जो है आरंभिक क्षेत्राधिकार है, और एक इसमें जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ये 3 मुख्य हैं, 2 अन्य हैं, एक न्यायिक है और एक जो है अभिलेखा न्यायालय है। ये 2 अन्य, हम सारे के सारे 500 लिखेंगे, मैं बताते जाऊंगी। लिखो, पहले लिखो रे, सारे समझा दूंगी, पहले लिखो। लिखो, पहला लिखो मेरे बच्चों, न्यायिक समीक्षा फर्स्ट लिखो, फर्स्ट है न्यायिक समीक्षा, जो आर्टिकल 137, आर्टिकल क्या है ये, 137 लिख लो एक बार सारे। दूसरा है मेरे बच्चों मूल या आरंभिक, प्रारंभिक है मेरे बच्चों, आरंभिक, आरंभिक लिख लो, एक ही बात है, क्षेत्र, आर्टिकल 131। आगे लिखो, अपीलीय क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 132। अपीलीय क्षेत्राधिकार, और ये एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे बच्चों, अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 132। आगे लिखो, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार या सलाहकार क्षेत्राधिकार, जो आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं 143।
आर्टिकल लिखो, अपीलीय नहीं सॉरी मेरे बच्चों, सलाहकार, क्षेत्राधिकार या परामर्शदात्री भी लिखा आता है, कई बार क्या लिखा आता है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। पीछे आवाज हो रही है, अभी बातें हो रही है, बातें नहीं, काम करो। आर्टिकल 143, आर्टिकल है 143। और जो लास्ट है मेरे बच्चों अभिलेख न्यायालय, जो आर्टिकल 129। अभिलेख न्यायालय जो आर्टिकल है 129, ये है। सुनो, अब इसमें तुमसे पूछ सकता है, लिख, 3 मुख्य पूछे तो एक ये मुख्य है, एक ये और ये, बाकी 2 है अन्य है। इसमें रिट भी है, जैसे आर्टिकल हम 32 पढ़ के आए हैं तो उसमें रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट ही करता है। सुन, लिख लिया ये, लिखो सर। क्लियर है बच्चों? अब सुन, पहला न्यायिक जो समीक्षा है मेरे बच्चों, ये आर्टिकल है 137 में। इससे पहले नीचे वाले क्या है, मूल व आरंभिक क्षेत्राधिकार है, जो आर्टिकल है 131 में। इसमें कहता है भी अगर कोई केंद्र और राज्य में विवाद हो जाए, राज्यों में विवाद हो जाए, और जो है मौलिक जो अधिकार है उसमें कोई परिवर्तन करना हो, जो ये मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार में ये बात है बोली गई है। तुमसे ये एग्जाम में पूछ सकता है भी सुप्रीम कोर्ट के इनमें से क्षेत्राधिकार कौन से हैं, कौन से नहीं है, तुमसे ये बात ही पूछी जाएगी, ना कि हमसे लिख के पूछा गया। तो इसमें याद रखना, जो स्किन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का विवाद, राज्यों में विवाद, और जो है मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना हो। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय मेरे बच्चों तो नाम से क्लियर हो रहा है, अरे हो रहा है, कोई अपराधी मामले हो, दीवानी मामले हो, तो इनमें हम अपील कर सकते हैं। अपीलीय तो नाम से क्लियर हो रहा है ना, अपील कर सकते हैं किनकी, अपराधी मामले। तो आर्टिकल किसमें 132, ये लिख लेना मेरे बच्चों, कहीं ना तुम कंफ्यूज मत होना। ये 3 जो है क्या है, मुख्य क्षेत्राधिकार है। ये एग्जाम में क्या पता बन जाए क्वेश्चन है भी, ये क्या है, तीनों मुख्य क्षेत्राधिकार है, किनके किनके रे, सुप्रीम कोर्ट, याद रखना किनके हैं, सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद है मेरे बच्चों सलाहकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार। सलाहकार सुप्रीम कोर्ट जो है, सलाह राष्ट्रपति किससे भी ले सकता है, आर्टिकल 143 के तहत है, किसको सलाह दे सकता है आर्टिकल, राष्ट्रपति को, परंतु उसके लिए राष्ट्रपति क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। उसके बाद है मेरे बच्चों अभिलेख न्यायालय, ये क्या क्षेत्राधिकार है मैडम, तो अगर जो कोई फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी फैसला लिया जाता है या कोई कानून बनता है, कोई नया होता है, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। उनका क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उनको अभिलेख न्यायालय जो आर्टिकल किसमें है मेरे बच्चों, 129 में। क्लियर है? तुम्हें इतनी बातें याद रखनी है, बहुत है इसमें, पढ़ने के लिए बहुत है, परंतु तुम्हें याद रखने के लिए इतने संकेत बहुत है। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, अभी तक जो पीछे बच्चे आए हैं वो ध्यान रखिए, हमने क्या क्या पढ़ा है। कल हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी बातें लिख ली थी, कौन सी भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई और कब हुई, और इसके पहले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वर्तमान में कौन थे, सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले कौन थे, और जो है उसमें जजों की संख्या कितनी है, वो सारी बातें कल हो गई थी। उसके बाद जो है आर्टिकल हमने कल एक कर लिया था मेरे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का जो किस आर्टिकल में वर्णन है, तो 124 में है, और उसमें उसकी योग्यताओं का दिया है। योग्यताएं हमने पढ़ ली थी, वो भारत का नागरिक हो, 65 वर्ष से कम हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, और हाँ वह कम से कम हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक कार्य कर चुका हो, या 2 से अधिक हाई कोर्ट हो सकते हैं, और यह वह 10 वर्ष तक है महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका। क्लियर? अरे क्लियर? उसके बाद है मेरे बच्चों आर्टिकल है 125,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का जिक्र किया गया है, जो कहां से देंगे, भारत की संचित निधि से। संचित निधि मेरे बच्चों आर्टिकल 266 में वर्णन है। उसके बाद है मेरे बच्चों भी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति होती है तो उसके जगह कार्य कौन संभालेगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश है कार्यभार संभालेगा। उसके बाद है आर्टिकल है 127 है तंत्रप न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये नियुक्ति होती है मेरे बच्चों जब कोई फैसला लेना हो, तब उस टाइम जो 33+1 जो है वो न्यायाधीश कंप्लीट ना हो तो उसके लिए तुरंत नियुक्ति की जा सकती है, वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। तो ये तंत्रप है नियुक्ति बोली गई है, जो कि कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया है, आर्टिकल है 127 में। उसके बाद है 128 में, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हैं जो अन्य हाई कोर्टों में क्या नहीं कर सकते, वकालत है नहीं कर सकते। उसके बाद जो है हमने सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पढ़े जो 5 है, इसमें रेट वगैरह जो आर्टिकल हम 32 भी पढ़ते हैं। क्या आर्टिकल है, कोई बात नहीं, सुनो क्या कहता है, दोबारा बताते रहिए। हाँ मैंने ये लिखा है अभी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है अन्य हाई कोर्टों में वकालत नहीं कर सकते। आर्टिकल है 28 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के, हाँ जी, हाई कोर्ट के जज बुला सकते हैं। चलो ये मेरे बच्चों अगर मिस्टेक है मेरे से तो मैं आज अब क्लियर नहीं करूंगी, कल तुम्हें ये अपडेट करा दूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपडेट करा दूंगी कल, ठीक है। तो दोनों ही लिख लेंगे, आर्टिकल जो है 124 का जो है 7 भाग उसमें दोनों कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पीछे करना, जो बात है सही है, मैं कल इसके बारे में जानकारी लूंगी। अब तुम गूगल से सर्च मत मारो और ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बाकी पढ़ो, क्षेत्राधिकार पढ़ लिए, आगे कोई भी इसमें कोई डाउट, कोई बात नहीं, अरे मिस्टेक तो हर किसी से होती है, मैं तो एक टीचर हूं, मैं तुम्हें भारत बहुत बताती हूँ। क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भी बताओ, बताओ रे, तुम्हें मैंने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां बताई थी उस टाइम, क्या बताया था, क्या बताया भी राष्ट्रपति करता है कौन, आर्टिकल 124 के तहत है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर है मेरे बच्चों। चल आगे जो है हमने आर्टिकल जो है 32 पढ़ा। अरे सुन लो, तुम तो एक बात आ जाती है ना बीच में ऐसे बहस करने लग जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है मैं पढ़ने में या मैंने ध्यान नहीं दिया हो, कोई निकल गया हो तो कोई बड़ी इश्यू नहीं है। चलो जितनी मैंने बोला वो तो सही है, मैंने सही समझाया, उस पर फोकस करो। मेरा बच्चा उतना बड़ा भी नहीं है और वो बहुत कम पूछता है, तुम तो एक टीचर बस ऐसे हो गया, मतलब टीचर ने सब कुछ गलत बता दिया। अरे मैंने कहा कोई, मैं इस बात को नहीं मानती, अच्छी बात है उन्होंने बताया, बीच में हो सकता है मेरे से मिसप्रिंट हो, मैं भी तो कहीं से बुक्स पढ़ के ही आई हूँ, ठीक है। चलो आगे हम जिक्र करेंगे मेरे बच्चों, जो है किसका जिक्र करेंगे, केक का जिक्र करेंगे। लिखो आगे हमारा टॉपिक रहेगा केक रहेगा, लिखो CAG मेरे बच्चों, जिसको हम केक बोलते हैं, CAG मेरे बच्चों क्या है ये, फुल फॉर्म बताओ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, अरे लिख लो ऑडिटर जनरल मेरे बच्चों, जिसको बोलते हैं हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा आयुक्त मेरे बच्चों कौन होता है, नियंत्रक एवं महालेखा अध्यक्ष होता है, क्या होता है, प्रीक्षक। अच्छा ये पीला कलर है, प्रीक्षक लिख, नियंत्रक एवं महालेखा प्रीक्षक। ये केक जो मेरे बच्चों क्वेश्चन पूछता है, केक से क्वेश्चन है बनता है, जो हम अब ये केक का जिक्र कौन से अध्याय में किया गया है, केक का जिक्र है अध्याय
भाग 5 के अध्याय 5 में जिक्र है जो आर्टिकल 148 से लेके 151 तक इसका वर्णन है। आर्टिकल 148 से लेके 151 तक इसका वर्णन है। क्लियर है मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? चल, तो ये केक जो है मेरे बच्चों, पहले तो इसका समझो क्या होता है। केक जो है ये जो लेखा जोखा रखता है, जो सरकार का जो राजस्व भी कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ कहाँ व्यय होगा, योजनाओं में कितना देना होगा, उसका लेखा जोखा रखता है। वो कौन रखता है? केग रखता है। कौन रखता है? केग रखता है। और ये जो है अलग अलग इनकी जो है आर्टिकल 148 के तहत केग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये हम पढ़ चुके हैं 148 कार्यकारी शक्तियों में। उसके बाद जो है हम आगे लिखेंगे, एक में दिया है आर्टिकल जो है मतलब ये जो है ये किसके बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच रिपोर्ट तैयार करेगा। और जो है फिर बाद में 150 में दिया है भी ये रिपोर्ट किसकी सलाह पर तैयार करेगा? राष्ट्रपति की सलाह पर करेगा। और उसके बाद जो है मेरे बच्चों ये रिपोर्ट पेश कर देता है, जो है केंद्र को सौंप देता है और राज्य राज्यों को सौंप देता है। उसके बाद इसकी समितियां हैं जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, इनमें जो है ये क्या बताता है, वो समितियां इसलिए लाई गई भी ये जो है भी मतलब जो ये दे रहा है भी बे में हम क्या क्या कमी कर सकते हैं, राजस्व कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो उनके लिए समितियां हैं, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये केक का ध्यान रखना जो आर्टिकल 148 से 151 इसका वर्णन है। समझ में आया तुम्हें? चल अब लिखो इसका, लिखो रे मेरे बच्चों। पहले तो लिखो वर्तमान में जो पहले जो है कौन थे? पहले केक कौन थे बताओ रे? और एक सुनो इसके ना, एक जो है मेरे बच्चों ये केक जो है ये जो इस चलो आगे बताऊंगी। पहले ये बताओ पहले केक कौन थे भारत के? कोई बच्चा बता सकता है? कौन थे? वी नरहरि। लिखो, ये वन लीनियर क्वेश्चन है, ये लिख लो, 2-4 पहले हैं, फिर उसके बाद में इसकी बातें करेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे। लिखो, पहला लिखो भारत के फर्स्ट केक मेरे बच्चों। देखो वी हर क्या है रे? नरहरि है क्या? ये लिख लो तो फिर नरहरि मेरे बच्चों। बी आ रहा है क्या? राव। ये लो पूरा नाम लिखो, ये राव। सही है? वी नरहरि राव। अब वर्तमान की बात कर लो। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। भारत के वर्तमान केक जो है कौन है? संजय मूर्ति हैं। कौन से नंबर के मेरे बच्चों? संजय मूर्ति हैं जो कौन से के? 17वें नंबर के, हाल ही 2025 में चुने गए हैं। तो इसके बाद जो 16वां कौन था मेरे बच्चों? हाँ 16वां लिख लो। 16वें कौन थे? ग्रीस मुर्मू। ग्रीस मुर्मू कौन थे? ग्रीस मुर्मू थे। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर? इस हाँ 2 लाइनें जो मैंने बोल के तो बता दी, लिख लो पहले, तुम बोली हुई याद नहीं रहती, लिख लो भी। अगर पूछे भारत सरकार का सबसे बड़ा लेखा जोखा प्रेक्षक कौन है? केग होता है। लिख लो, ये भी लाइन लिख लो। भारत सरकार का सबसे बड़ा लेखा जोखा, भारत सरकार का सबसे बड़ा लेखा जोखा प्रेक्षक कौन होता है? कौन होता है? केग है। भारत सरकार का सबसे बड़ा लेखा जोखा रखने वाला प्रेक्षक कौन है? केग है। क्लियर है? अरे क्लियर है? क्लियर है? एक लाइन और लिखो इसमें। जो केग है मेरे बच्चों, ये सिर्फ सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार में ये पद है, राज्य सरकार में ये पद नहीं है। केग का पद केंद्र सरकार में है,
में है, राज्य सरकार में नहीं है, नहीं, ये पद है केंद्र सरकार में है, राज्य सरकार में नहीं है। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो अब लिखो मेरे बच्चों, आर्टिकल लिखते हैं इससे सारे। यहां तक समझ में आया मेरे बच्चों? इजी है, मुश्किल नहीं है, परंतु क्वेश्चन बनने की संभावना है। आर्टिकल लिखो, आर्टिकल 148, आर्टिकल है 148, आर्टिकल 148, इसके तहत लिखो, इसके तहत राष्ट्रपति केक की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करेगा। ये हम पढ़ आए हैं कहाँ? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, आर्टिकल 149, केक जो केंद्र और राज्यों के बीच लेखा जोखा का परीक्षण करता है, करेगा। लिखो आर्टिकल 149, केग केंद्र और राज्यों के बीच लेखा जोखा का परीक्षण करेगा। क्लियर है? आगे ले, आर्टिकल है 150, आर्टिकल है 150, आर्टिकल 150, केग राष्ट्रपति की सलाह पर केंद्र और राज्यों के बीच लेखा जोखा की रिपोर्ट तैयार करेगा। तुम्हें याद तैयार करेगा, यहां सिर्फ एक ही शब्द तुम्हें याद रखना है। आर्टिकल 150 में क्या बोला गया है? भी किसकी सलाह पर केग रिपोर्ट तैयार करेगा? तो राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे लिखो, आर्टिकल 151, आर्टिकल 151, आर्टिकल 151 के तहत, इसके तहत कौन है? केग जो है वो रिपोर्ट तैयार कर ली, अब केंद्र और राज्यों को सौंप देगा। केग जो है, इसके तहत केग केंद्र और राज्यों को रिपोर्ट सौंप देगा। तो एग्जाम में आ सकता है भी किस आर्टिकल के तहत है वो रिपोर्ट सौंपेगा। तो आर्टिकल 151 के तहत क्या सौंप देगा? रिपोर्ट सौंप देगा। और तैयार करेगा वो 150 में करेगा, किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति की सलाह पर। और 148 में बोला है केक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इसमें एक रह गया जिसमें बताया गया है भी केक क्या कार्य करता है, क्या करेगा? वो केंद्र और राज्यों के बीच है लेखा जोखा की रिपोर्ट तैयार करेगा। यही था ना? अरे यही है, का परीक्षण करेगा। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करेगा, एक ही बात है। क्लियर है? अरे क्लियर है? समझ में आया मेरे बच्चों? अरे आया या नहीं आया? इजीली है मेरे बच्चों, 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। समझ में आया? चलो अब लिखो नेक्स्ट, अब लिखो नोट डाल के लिखो, केग रिपोर्ट जांच की जो है, जो इनकी जांच लिखो, नोट डालो,
केग रिपोर्ट को केंद्र और राज्य रिपोर्ट की जांच है लेखा जोखा समिति करती है। नोट में लिख लो, अब समितियां पढ़ेंगे, पहले ये नोट में लिख लो। देख मैं लिखती हूँ, तुम एक लाइन भी अपने आप से नहीं लिखते, ये लो नोट, नोट में लिखो। केग की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट जो केग ने रिपोर्ट तैयार किया उसकी जांच, केग की रिपोर्ट की जांच कौन करती है रे? कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति करती है, कमेटी करती है, ये मैंने ज्यादा ही लिख दिया, समिति कमेटी करती है, लोक लेखा समिति करती है। तो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है भी लोक लेखा जो रिपोर्ट दी है उसकी जांच करके भी वो सही है या गलत है, तो वो कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। तो ये 3 समितियां हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों, एक लोक लेखा समिति है, एक प्राकलन समिति है, और एक जो है कौन सी? अरे लेखा उपक्रम समिति है। 3 पढ़ेंगे, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और लेखा उपक्रम समिति। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे, इनकी स्थापना कब हुई और वर्तमान में जो कौन है, क्या इनके अध्यक्ष हैं, वो बहुत बातें लिखेंगे। लिखो रे, पहले लिखो समितियां किससे संबंधित, किससे संबंधित है बताओ रे? कैग रिपोर्ट की जांच से संबंधित जो समितियां हैं वो पढ़े। लिखो, पहले लिखो, पहले जो हमने लिखी है वही लिखो, लोक लेखा समिति। ये लोक लेखा समिति है, लिखो मेरे बच्चों, लोक लेखा समिति, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी, 1919 एक्ट के तहत की गई थी, 1921 में की गई थी। ये मैंने लिखाया था क्या तुम्हें? एक्ट बताया था 1919 का जो एक्ट लिखा है उसमें लिखाया था? नहीं लिखा, नहीं लिखा, लिख लो, लिखो। लोक लेखा समिति की स्थापना अगर पूछे किस एक्ट के तहत की गई तो 1919 का एक्ट था। 1919 का क्या था? एक्ट था। इसके आधार पर इसकी स्थापना जो की गई थी मेरे बच्चों 1921 में की गई थी, 1921 में की गई थी। लोक लेखा समिति की अगर स्थापना पूछे तो 1921 में की गई थी। किस एक्ट के तहत? 1919 का एक्ट था। जो क्या था 1919 का? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। और जब कब की गई? 1921 में की गई थी। क्लियर मेरे बच्चों? चलो आगे लिखो। इसके जो अध्यक्ष होते हैं मेरे बच्चों वो विपक्ष का नेता होता है। अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है रे? राहुल गांधी। वर्तमान में कौन है? विपक्ष। अब सुनो क्या होता है, सुन लो मेरे बच्चों। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा जो पार्टी, जिस पार्टी की सरकार चल रही है उसका विपक्ष में जो पार्टी होती है उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में विपक्ष नेता पूछे तो कौन है मेरे बच्चों? राहुल गांधी। और पहले पूछे तो कौन थे रे? कौन थे? केसी वेणुगोपाल। कौन थे? केसी वेणुगोपाल। ये वर्तमान में बताओ, पुराने बच्चे बताओ। बस तुम्हें इसका इतना याद रखना है भी इसकी स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष याद रखना है। अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। बताओ कौन थे? अरे बोलो रे। केसी वेणुगोपाल लिखा रखा है। तो वर्तमान में कौन है मेरे बच्चों? केसी वेणुगोपाल है। लिखो
अध्यक्ष जो चुनता है वो कौन चुनता है? विपक्ष का नेता चुनता है, परंतु वर्तमान में कौन है? केसी। लिख लो। अरे फैक्ट है ये, कोई बात नहीं, लिखो लिखो लिखो। वर्तमान में कौन है? केसी वेणुगोपाल। लिख लो। जब तक मैं एक लाइन नहीं लिखती तुम भी नहीं लिखते। अब इसमें तुम्हें याद रखना है मेरे बच्चों, इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं वो 22 मेंबर होते हैं। कितने? कुल जो सदस्य होते हैं इसमें, कुल मेंबर जो होते हैं वो 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। जो अलग अलग होते हैं मेरे बच्चों, लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। ऐसे ही है क्या? इसमें टोटल मेंबर जो कितने होते हैं? 22 होते हैं। 22 का टुकड़ा किया गया मेरे बच्चों 15 प्लस 7 किया गया है। ये 15 मेंबर जो कहां के होंगे? लोकसभा के होंगे। कहां के होंगे? लोकसभा के होंगे। और जो 7 कहां के होंगे? राज्यसभा के होंगे। 7 कहां के होंगे? राज्यसभा के। इसमें कितने मेंबर होते हैं? टोटल है 22 होते हैं। तो तुम्हें इससे क्वेश्चन बनेगा भी, रिपोर्ट की जांच करने के लिए लोक लेखा समिति जो है रिपोर्ट जो है उसकी जांच करती है रिपोर्ट की, यही ध्यान रखना। ठीक है? उसमें तुम्हें इसकी स्थापना इतनी नहीं पूछेगी, परंतु कई बार ना ये समितियां देके और इनके मिलान पूछ सकता है। भी इनकी स्थापना, ये समितियां इकट्ठी देके और इनका क्या पूछ सकता है? मिलान पूछ सकता है। क्लियर है? तुम अरे क्लियर है? बोलो रे। मेरे बच्चों ये विपक्ष का नेता जो है इसका ये चुनाव करेगा इसका। तो ये एग्जाम में सीधा सिंपल क्वेश्चन आया है भी, जो है लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है कौन होता है? विपक्ष का नेता। इसमें आएगा तो विपक्ष का नेता चुनाव करेगा। ये थोड़ी जो सरकार है उसी का चुनाव करेगा, वो अपना नेता, अपना कोई आदमी वहां क्या करेगा? चुनाव करेगा। ठीक है? लिखो आगे, लिखो प्राक्कलन समिति। आगे लिखो प्राक्कलन समिति। पहले तो ये लाइन इसमें लिखो मेरे बच्चों, प्राक्कलन समिति को प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। देखो ये लाइन यही लिख लो, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है, बहन कहा जाता है। और अब सॉरी एक लाइन में बीच में भूल गई भाई, ये जो समिति आई है मेरे बच्चों, ये जांच किसकी करेगी? राजस्व जो पैसा कहां कहां से आया उसकी जांच, पैसे की और व्यय की जांच भी, कहां कहां खर्च हो रहा है और कितना कितना होगा वो उसकी जांच करेगी। ये दोनों की करेगी। किसकी? क्योंकि कई समिति जिसमें अब आगे पढ़ेंगे ना प्राक्कलन, वो व्यय की जांच करेगी सिर्फ। सुन लो, लोक लेखा समिति जो जांच करेगी मेरे बच्चों, लिख लो कोई बात नहीं, जांच ये किसकी करेगी? राजस्व और व्यय की जांच करेगी। राजस्व और व्यय की जांच करेगी। क्लियर है? अब तुम्हें जैसे तुमने बीच में ये जो है विपक्ष का नेता चुनता है मेरे बच्चों, वर्तमान में कौन है? केसी वेणुगोपाल है। और याद रखना है तुम्हें, ये कौन चुनता है? विपक्ष नेता होता है हमेशा। कौन होता है? विपक्ष नेता होता है। मैंने अब इसमें दो फैक्ट है, तुम्हें विपक्ष नेता तो हमारा राहुल गांधी हमने मान लिया, तो और भी तो है ना, कांग्रेस पार्टी में और भी लोग हैं। तो यहाँ अध्यक्ष तो पूछे विपक्ष का नेता होता है, याद रखना। परंतु राहुल गांधी जो है वो वरिष्ठ है, वो पार्टी के सबसे मुखिया माना जाता है कांग्रेस पार्टी के। तो वर्तमान में कौन है? केसी वेणुगोपाल है, याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसे नाम ना देके वो ये पूछता है भी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्ष का नेता होता है, ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है? नाम पूछे या ना पूछे कोई वो नहीं है, परंतु ये पूछ सकता है भी वो किस पार्टी का नेता होता है, तो विपक्ष पार्टी का नेता होता है। लिखो रे। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसको बोला जाता है?
प्राक्कलन समिति। इसकी स्थापना लिखो 1950 में जॉन मथाई ने की थी। लिखो इसकी जो है स्थापना 1950 में जॉन, ये जॉन मथाई, इसका क्वेश्चन बनता है, कौन सा बनता है बताओ? हाँ जी, गणतंत्र भारत का पहली बार बजट पेश करने वाला कौन था? जॉन मथाई था मेरे बच्चों। क्लियर है? और इसमें जो कहा इसका अध्यक्ष की बात करें, प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है मेरे बच्चों, वो जो सत्ताधारी सरकार का नेता होता है। इसमें अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है मेरे बच्चों? सत्ताधारी सरकार का नेता होता है। तो वर्तमान में कौन सी सरकार है सत्ताधारी? भाजपा सरकार है। और वर्तमान में जो है वो लिख लो मेरे बच्चों, संजय जायसवाल भाजपा का नेता है। वर्तमान में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में संजय, बता देना भी, या अब मैं अपडेट नहीं हूं, पुराने थोड़ा सा है मेरे ध्यान ना रहे। संजय जायसवाल है, अभी तक बदला तो नहीं गया। संजय जायसवाल, जय है मेरे बच्चों, जायसवाल, संजय जायसवाल। और इसमें जो है अब किसकी बात आ गई? कुल मेंबर इसमें 30 होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के मेंबर होते हैं। इसमें कुल जो अगर मेंबर की बात करें तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? 30 व्यक्ति होते हैं। और ये 30 व्यक्ति किसके हैं मेरे बच्चों? लोकसभा के हैं। किसके हैं? लोकसभा किस देश से? और जो ऊपर कर क्या है, कितने होते हैं टोटल मेंबर? 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा। क्लियर है? ये किसकी जांच करेगा? व्यय की जांच करेगा। ये समिति किसकी जांच करेगी? व्यय की जांच करेगी। व्यय की जांच करेगी। और जो है मेरे बच्चों ये जांच भी करेगी और सलाह भी देगी भी तुम्हें जो है वे कटौती करनी चाहिए, भी किस किस फील्ड में कितनी कटौती कर लेनी चाहिए। भी योजनाएं जैसे आती है तो ये सफल हो रही है, अब इसमें कटौती कर लेनी चाहिए। ये जांच के साथ क्या देती है? सलाह भी देती है व्यय की, भी कहाँ तुम्हें कटौती भी करनी चाहिए। वैसे सारी समितियां भी सलाह देती है तुम्हें कहाँ से ज्यादा पैसा आ सकता है, कहाँ तुम ऐसे इन्वेस्टमेंट करो और कहाँ तुम ज्यादा इसको बढ़ा भी सकते हो। तो ये समितियां जांच भी करती है और उनको सलाह भी देती है। क्लियर में बच्चों? आगे लिखो, लेखा उपक्रम समिति। आगे लिखो, जो इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपोर्टेंट है। लिख लो, तीनों लिख लो। लेखा उपक्रम समिति, इसकी स्थापना मेरे बच्चों 1964 में की गई थी। इसकी स्थापना पूछे, स्थापना 1964 में की गई थी। और कृष्ण ने किसने की थी रे? कृष्ण नारायणन। किसने की थी? कृष्ण नारायण। और इसके जो है मेरे बच्चों इसमें कुल मेंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 22 होते हैं। अरे ये पूरा लिख देते हैं, एक मिनट। वो कितने होते हैं? 22 होते हैं। जैसे किसमें थे 22? लोक लेखा समिति में थे। किसमें थे? लोक लेखा में। ये 22 मेंबर होते हैं। और वो बेसिक है सेनेरिया मेरे बच्चों 15 लोकसभा से आएंगे और 7 है राज्यसभा से आएंगे। याद रख लेना, इसमें डिवाइड कर लें। 15 प्लस 7 जो है ये लोकसभा से, और ये एल से लिख देती हूँ, और ये क्या से आएंगे? राज्यसभा से। क्लियर है बच्चों? ये था। और ये भी व्यय की जांच करती है। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तुम्हें याद रखना भी। समितियां पूछ ले भी, एग्जाम में ऐसे आ सकता है 4 समितियां ये दे दे, कोई अन्य दे दे, ये पूछ ले भी है जो किसकी लोक लेखा समिति जांच समिति जो है इनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो याद रखना 3 है। कौन सी? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लेखा उपक्रम समिति। ये 3 समितियां हैं
जिनका पूछा गया है, क्वेश्चन पूछ सकता है, परंतु तुम्हें इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये पूछ सकता है भी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्ष का नेता। और प्राकलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सत्ताधारी सरकार जो वर्तमान में है। वो बात अलग है भी, अब ये जैसे विपक्ष में है तो भी राहुल गांधी आगे तो राहुल गांधी होंगे, वो अलग बात है। अभी राहुल गांधी हैं विपक्ष नेता, ऐसे हम बोलते हैं, परंतु किसकी नियुक्ति की गई है? के.सी. वेणुगोपाल की। क्लियर? परंतु विपक्ष नेता और सत्ताधारी का जो है नेता याद रखना। तुम ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, नाम तो क्या पता पूछे ना पूछे, परंतु तुमसे ये पूछ सकता है भी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्ष के नेता होते हैं। और जो प्राकलन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सत्ताधारी सरकार के नेता होते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? चलो देखो रे, आज हमने केक पढ़ लिया मेरे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के सारे आर्टिकल कर लिए। वो आपका डाउट है, कोई बात नहीं, मैं क्लियर करूंगी, क्योंकि ऐसे अगर तुमने बोल दिया भी मैं लिख लूँ तो एक बार मैं भी तो पढ़ूँ ना, भी मेरी गलती हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर लूँगी, तो उसको ध्यान रखना। और इतना नहीं है क्योंकि सारे, कोई बात नहीं, मैं चेंज करा दूँगी। चलो इसका छोटा कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों आज हमने क्या भाग कर लिया? कौन सा भाग है? 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। भाग हमने 5 जो है कंप्लीट है कर लिया है। जो आर्टिकल 151 तक मैंने कोशिश की है तुम्हें लगभग आर्टिकल करा दी, बीच में जो छूटे हैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से भी कुछ काटे जा सकते हैं और मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट भी बताए। हम भाग के हिसाब से करेंगे तो तुम्हें ये भी हो जाएगा। देखो मेरे बच्चों, तुम्हें क्वेश्चन कैसे निकालना होता है। मान लो सपोज करो तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है और तुम्हें इतना पता भी संघ सरकार में ये कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है, एक न्यायपालिका होती है, इसका आर्टिकल 52 से 151 है, वर्णन है। और उसमें पूछ ले तुमसे, कुछ भी पूछ ले, राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी आर्टिकल पूछ लिया, तो तुम्हें क्या करना है? राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल दिया है मेरे बच्चों जो 52 से 151। हो सकता है वो अलग बात है, कार्यकारी जो है नियुक्तियां करता है उसमें अलग अलग आर्टिकल होते हैं, परंतु तुम्हें ये ध्यान हो जाएगा ना, तुम्हें एक सपोज करो ये पूछ ले राष्ट्रपति की जो योग्यता का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, तुम्हें ध्यान नहीं है, भी 58 में 59 में है, उसमें आर्टिकल दे रखा हो, आर्टिकल जो है 48 में है, आर्टिकल 58 में है, आर्टिकल 68 ना दे के 78 भी नहीं है, 151 से पार बोलना है तुम्हें। अब क्या बोलना है? 158 दे दे से, तो तुम्हें ऐसे एहसास हो जाएगा भी जो है राष्ट्रपति का जिक्र ही सिर्फ है 52 से 151 के बीच में आएगा, उनका जिक्र किया गया है, तो तुम 58 आर्टिकल निकाल दोगे। 58 में ही है ना राष्ट्रपति की योग्यता का जिक्र? अरे इसमें है या नहीं, या 59 में है? अब तुम्हें भी ध्यान नहीं है, हाँ भर रहे हो, जैसे मैं गलत बोल रही हूँ तो भी हाँ भर रहे हो। तो मेरे बच्चों ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, तुम जितना मैं हमेशा ये कहती हूँ तुम्हें हमेशा 100% तुम कभी नहीं याद रख सकते, 60-70% हमेशा चीज याद होनी चाहिए। और मैंने तुम्हें ये बताया भी ये इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें याद करना ही होगा हर हालात में। तो इससे तुम क्या निकाल लोगे? आर्टिकल निकाल लोगे, वो तुम्हें ध्यान भी नहीं है, परंतु इतना पता है विभाग 5 में जिक्र है, आर्टिकल 52 से 151 के बीच ही है, इसीलिए ये कंटिन्यू कर रहे हैं, तुम निकाल लोगे। और तुम इस तरीके से पढ़ोगे तो इजीली निकाल लोगे, नहीं तो मेरे बच्चों मुश्किल है। जोड़ना, हर सब्जेक्ट को जोड़ो, जब भी सन आए तो उसको पढ़ो, बार बार करो, ये एक बार भी नहीं आएगा, बार बार आएगा। तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास कोई बुक्स है वो पढ़ लो। मैंने कहा 100 की 100%, तो फिर बुक ही यहाँ प्रिंट करवा के रख ले, बुक से पढ़ाते जाए, बुक से नहीं होता। मेन बातें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है और बताया जाता है भी ये क्या है, तुम्हें ईजी हो जाएगी बुक्स पढ़ने। और अगर हमें याद भी होता तो हम 6 से +2 तक पढ़ के आए हैं, हमें कोई ध्यान ही नहीं, क्योंकि उस टाइम हम और तरीके से पढ़ते हैं और अब हमें और तरीके से पढ़ते हैं। अब ये तुम सोचोगे माइंड बड़ा हो गया, तो साइको में कहता है भी माइंड जो होता है वो कब तक बढ़ता है? 19 साल तक बढ़ता है, ऐसे तो बढ़ता जाता है, वो अनुभव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अनुभव बढ़ता है। माइंड की ग्रोथ करनी है वो 7 से 8 साल तक, 3 से 5 साल के बीच में बच्चे की बहुत ग्रो होती है माइंड की, परंतु हम पढ़ाते ही नहीं उनको, इतना बताते ही नहीं, तो माइंड से याद होता। वो उम्र तुम धक्के खा खा के पढ़ोगे तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर माइंड जो है, साइंस वाले सर पढ़ा रहे थे तो बताया भी हम पॉइंट टू पॉइंट कुछ
माइंड का यूज नहीं कर सकते, और जो 1 पॉइंट कर गया वो तो बहुत कुछ बन गया। माइंड तो हमारे बहुत है, परंतु हमें पढ़ते नहीं। और तुम पढ़ना शुरू कर दो, सारे सीजन चले गए हैं, अब लगभग खेत का भी काम हो गया है, बिजाइयां चल रही है, थोड़ा बहुत रहता है वो हो ही रहा है। फेस्टिवल एक बार चले गए तो तुम शुरू कर दो। अब जैसे रेलवे जो ग्रुप डी के आए हैं क्या, अब एडमिट कार्ड तुमने भर रखे होंगे, और दिल्ली पुलिस के हैं, हरियाणा पुलिस के। अब उम्मीद है भी कल जो हमारे यहाँ सीएम आ रहे हैं, कल आ रहे हैं परसों, परसों आ रहे हैं, तो कुछ कह के जाए, नहीं तो 1 नवंबर को उम्मीद लगाए बैठे हैं भी 1 नवंबर को कुछ है कहेंगे भी ग्रुप डी की भर्ती देंगे, ग्रुप सी के जो है सी का रिजल्ट देंगे, उसके बाद जो भर्ती देंगे। तो मेरे बच्चों, अगर मान लो सपोज करो तुम्हें, अब तुम ये बैठे हो भी ग्रुप डी का पेपर कब होगा मैडम, मान लो सपोज करो वो जनवरी में ले ली, क्या तुम तैयार हो? तैयार हो तुम? पुराने बच्चे ही तैयार है, नए बच्चे की बात कर रही हूं ना मैं, नहीं तैयार है। सीटी का ऐसा ही हुआ था, सीटी में अभी भी जो 2-3 साल से लग रहा है ना बच्चा, वो भी कह रहा है मैडम 1 महीना और मिल जाता, 15 दिन और मिल जाते। अरे कुछ नहीं होता, ये एक है भ्रम है और बहाना है। जिन बच्चे की तैयारी ठीक ठाक हो गई है, मैं हमेशा कहती हूँ तुम प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दो साथ साथ में, भी किसी ने पहले पढ़ा हो, जिसको नॉलेज ठीक ठाक हो, परंतु अब ये आ रहा मेरा मैडम पढ़ा नहीं जाता, मैं कंटिन्यूटी के लिए आ रही हूँ यहाँ, मेरा ठीक ठाक बेस है, तो वो साथ साथ में क्या लगाना शुरू कर दे, प्रैक्टिस सेट शुरू कर दे, डेली लगाया। और कोई जरूरी नहीं है तुम्हारा 50-55 से ही नंबर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो कोशिश करो जो तुम्हारी गलती हो रही है वो नोट करो, और उसके बाद एनालाइज करो, उसको बार बार पढ़ो, तब तुम्हारा इंप्रूव होगा, जॉब मिलेगी, 100% मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। परंतु मेरे बच्चों ऐसे आलसेपन दिखाने से नहीं, जैसे मैडम ने पिछला पूछ लिया वो है, और मैडम बीच में कहीं चूक गई, बस वो ये हो गया, ओ मैडम मैडम कोई ध्यान नहीं, हमें कौन सा पता, तो इतना वो तुम्हें बैक लेने की जरूरत नहीं है, तुम पीछे वाला रिवीजन साथ रखा करो, ठीक है। वो उसने बोला तभी वो पढ़ा, या उसने सर्च किया तभी वो बता पाया ना, अरे या तो उन्होंने पढ़ रखा है, या उन्होंने सर्च करके अभी देखा भी वास्तव में यही चीज है, तब वो बताया ना, उसको वैसे तो कोई ध्यान नहीं है, तुम्हें ध्यान नहीं। अब जिस कोई बच्चे हैं पोल्ट्री तो तुम बहुत पढ़ के आए, तुम नहीं पढ़ोगे तो हमेशा कहती हूँ कोई भी टीचर आए चाहे कोई भी, तो तुम पढ़ के नहीं आओगे तो सर से क्वेश्चन कैसे करोगे। मैंने बोला था, उन्होंने बोला था भी गलती कर दी, मैं कहती कोई बात नहीं, बीच क्लास बोल दिया करो, तो मेरे को भी पता चले ना। अब मेरे को लगा है, अगर तुम बोलते बाद में मैं इग्नोर कर देती, मैं देख के नहीं आती, अब बोला है क्लास में तो सभी बच्चों के वो है आर्टिकल याद, कौन सा 128 याद नहीं है ना तुम्हारे, 128 मेरे ही याद है, क्योंकि मैंने गलती की है। किसने की है? मैंने गलती की है, तो मैं देख के अब उसको देखूंगी। तो ऐसे तुम भी बताया करो, तुम गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कहां से। तो हर टीचर को ऐसे डाउट है दिया करो, और बोला करो बीच में जब भी लगे मैथ का तुम पढ़ के नहीं आते। अरे ये क्लास बंद कर दे, थैंक यू। तुम